डन। तो जल्दी से इस तरफ आते हैं, हम 3 लेवल पे चले जाते हैं एक दफ़ा। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। ऑडिटर, अब शुरू वाले पोर्शन को थोड़ा तेजी से गुजारते हैं। जो पहला ऑडिटर है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो 90 डेज के अंदर उसको अपॉइंट करना लाजमी होता है। डायरेक्टर्स करते हैं, इसमें मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते, और ये ऑडिटर पहली एजीएम तक रहता है और पहली एजीएम पे ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाता है। उसके बाद ऑडिटर का साइकिल एजीएम टू एजीएम चलता है। हर एजीएम पे ऑडिटर को दोबारा से अपॉइंट किया जाता है और हर अगली एजीएम आने पे पिछला ऑडिटर रिटायर हो जाता है। ये जो पहले ऑडिटर के बाद जो आता है उसको हम कहते हैं सब्सीक्वेंट, यानी कि हर एजीएम पे आने वाला जो ऑडिटर है वो सब्सीक्वेंट है। तो एजीएम पे सब्सीक्वेंट ऑडिटर आएगा और इसको अपॉइंट हमेशा मेंबर्स करेंगे, लेकिन मेंबर्स एक लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशन में से करेंगे जो डायरेक्टर्स ने उन्हें दी होगी। और डायरेक्टर्स के पास ये लिस्ट कहाँ तक पहुंची, कहाँ से आई है, वो भी थोड़ी देर बाद हम जिक्र करेंगे कि मेंबर्स ही अपनी फरमाइशें डायरेक्टर्स को भेजते हैं, डायरेक्टर्स वो फरमाइशें इकट्ठी करके मेंबर्स के सामने रखते हैं एजीएम में, और मेंबर्स उस लिस्ट में से किसी एक को चूज कर लेते हैं। तो सब्सीक्वेंट ऑडिटर एजीएम पे अपॉइंट होगा और वो आने वाली एजीएम तक रहेगा। अगर ऑडिटर की जगह खाली हो जाती है, बीमार हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, कोई भी मामलात होते हैं, उसकी पोजीशन ख़त्म हो जाती है, तो विद इन 30 डेज डायरेक्टर्स पोजीशन को दोबारा से फिल करेंगे और जितना रिमेनिंग टाइम बच गया आने वाली एजीएम तक, उस टाइम के लिए वो ऑडिटर अपॉइंट होकर आएगा। एक चलते हुए ऑडिटर को निकाला भी जा सकता है टेन्योर पूरा होने से पहले। एक तो कैजुअल वैकेंसी है ना, जो उसकी अपनी वजह से हो गई, बीमार हो गया, लाइसेंस कैंसिल हो गया, कुछ और इस तरह के मसले हो गए, मर गया, पागल हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक ये है कि हम उसे निकाल दें आने वाली एजीएम से पहले अगर कंपनी के मेंबर्स इकट्ठे होकर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दें कि ये बंदा ठीक नहीं है, तो वो बंदा निकाल दिया जाएगा। और अब उसकी जगह जो आएगा बंदा, वो डायरेक्टर्स लेके आएंगे, जैसे कैजुअल वैकेंसी में होता था, लेकिन इस दफ़ा डायरेक्टर्स एसईसीपी से इजाज़त लेके नया ऑडिटर लेके आएंगे। तो एक ऑडिटर को टेन्योर से पहले निकालने का तरीका स्पेशल रेजोल्यूशन से निकाल दें, और अगर आपने खुद से निकाला तो नया ऑडिटर मेंबर्स नहीं डायरेक्टर्स चूज़ करेंगे, और डायरेक्टर इसकी एसईसीपी से रजामंदी भी लेंगे। एसईसीपी अपॉइंट नहीं करेगा, लेकिन एसईसीपी हमारे ऑडिटर को कंफर्म एक दफ़ा ज़रूर करेगा जिसको हम अपॉइंट करने जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ उठता है कि क्या एसईसीपी भी ऑर्डर अपॉइंट कर सकता है? जी, अगर आपके ये सारी टाइमलाइन में गड़बड़ कर दी तो एसईसीपी ऑर्डर को अपॉइंट करेगा। पहला ऑडिटर अगर फर्स्ट ये 90 दिन में अपॉइंट ना किया, सब्सीक्वेंट एजीएम में नहीं किया, कैजुअल वैकेंसी 30 दिन में नहीं की, उसके अलावा 2 पॉइंट है, एक यहाँ है और एक काफ़ी आगे जाके है। अपॉइंटेड ऑडिटर का अनविलिंग टू एक्ट हो, जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वो ऑडिट नहीं करना चाह रहा, जो अपॉइंट हो चुका है वो क्यों नहीं करना चाह रहा? अपॉइंट होने से पहले उसने सोचा तो होगा, समझा होगा, हिसाब देखा होगा, पैसे देखे होंगे। अब अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट वो कहता है मैं नहीं करना चाहता ऑडिट, तो ऑडिट की दुनिया में से हम कहते हैं ऑडिटर विड्रॉ कर रहा है। तो आगे चल के सिलेबस में हम जगह जगह पढ़ेंगे कि ऑडिटर को चाहिए वो विड्रॉ कर ले, तो उस सिचुएशन को कहते हैं कि ऑडिटर अपॉइंटेड इज अनविलिंग टू एक्ट। ऐसी सिचुएशन में फिर एसईसीपी नए ऑडिटर को लेके आएगा। आपसे अगर कोई पूछे ऑडिटर की रिम्यूनरेशन कौन तय करता है, तो आप कहेंगे जो अपॉइंट करता है वही तय करता है। किताब ने क्या कहा? डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे तो वो रिम्यूनरेशन फिक्स करेंगे, एसईसीपी अपॉइंट करेगा तो वो फिक्स करेगा, इन ऑल अदर केसेस मेंबर्स फिक्स करेंगे। और सामने 3 ही तरह की अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ हैं, या मेंबर, या डायरेक्टर, या एसईसीपी। तो आसान तरीन अल्फाज में जो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा वो रिम्यूनरेशन फिक्स करेगा। फिर ये जो हर एजीएम पे जो प्रोसेस होता है उसकी एक टाइमलाइन किताब ने बताई, और आईके अपने कभी कभी ये वाली टाइमलाइन पूछी है। इसमें क्या होता है, नया ऑडिटर आता है कैसे है, पुराना ऑडिटर जाता है कैसे है। एक चीज़ हमारी किताब में नहीं लिखी, ओरिजिनल लॉ में लिखी हुई है। जब आपकी एजीएम आने लगती है तो उससे पहले आप मौजूदा ऑडिटर से पूछते हैं कि आप दोबारा अपॉइंट होना चाहते हैं, वो येस या नो में जवाब दे देता है, अपनी कॉन्सेंट दे देता है। फिर आप मेंबर्स को एजीएम का जब 21 दिन पहले ख़त भेजते हैं तो उस ख़त में आप कहते हैं कि इस एजीएम में एजेंडाज में से एक एजेंडा ये ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को डिस्कस करेंगे, और आप ये भी बता देते हैं कि मौजूदा ऑडिटर विलिंग है नहीं। अब मेंबर्स को जब पता लग गया 21 दिन पहले कि हाँ भाई ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होने लगी है, तो कोई भी मेंबर अगर उसका दिल है कि हम फलाना से ऑडिट करवाएं, तो कोई भी मेंबर जिसके पास कम से कम 10% शेयर होल्डिंग हो वो किसी ऑडिटर का नाम प्रपोज कर सकता है। अगर एक मेंबर के पास 10% वोटिंग पावर है तो वो चूज कर सकता है एक ऑडिटर को, उससे रजामंदी लेगा और कंपनी को बताएगा कि मेरा दिल है कि इस दफ़ा ये वाले भाई को हम मौका दें। तो लोग अपनी अपनी रिकमेंडेशन कंपनी को भेजेंगे, और हर बंदा नहीं भेज सकता। एक अच्छी वोटिंग पावर रखने वाला शख्स कंपनी को अपनी रिकमेंडेशन भेजेगा, तो हो सकता है कंपनी को 3 या 4 रिकमेंडेशन मिल जाएं। कंपनी को मीटिंग से 7 दिन पहले तक नोटिस देना होगा
यानी कि जो शख्स कहता है ना कि इस दफ़ा इस बंदे को ऑडिटर के तौर पे लेके आए, कंपनी को मीटिंग से 7 दिन पहले तक वो अपना नोटिस भेज दे, कंपनी इमीडिएटली उसको अपनी वेबसाइट पे डाल दे नोटिस को, ताकि जो भी और मेंबर आ रहे हैं वो मीटिंग में आने से पहले वेबसाइट पे देख लें कि किस किस का नाम प्रपोज हुआ हुआ है, और वो उसके बारे में थोड़ी सी तहकीक करना चाहें तो कर लें। और दूसरा काम ये करना है कि आपने रिटायरिंग ऑडिटर को फ़ौरन से नोटिस भेज देना है कि हमें अब किसी और की रिकमेंडेशन का नोटिस भी आ गया है। तो रिटायरिंग ऑडिटर उस बंदे को जाके गोली मारेगा और फिर कहेगा हाँ जी ठीक है, उस दिन मुकाबला करा लेंगे। तो कहने का मतलब है रिटायरिंग ऑडिटर को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने मीटिंग से पहले उससे पूछा था तुम विलिंग हो, उसने कहा था मैं विलिंग हूँ। तो ऐसा ना हो कि वो सोच के बैठा हो कि मैं तो अपॉइंट होने जा रहा हूँ। तो आप उसे बताएंगे कि अब बात इलेक्शन पे आ गई है, अब मीटिंग में इकट्ठे होंगे और डिसाइड करेंगे कि तुम या कोई और जिसका हमें नोटिस आया है। तो जैसे ही वेरी फर्स्ट नोटिस आया आपने रिटायरिंग ऑर्डर को बता देना है। रिटायरिंग ऑर्डर को जैसे ही खत मिलेगा वो फूट फूट कर रोना शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर आप उसे निकाल रहे हैं, उसकी रोज़ी रोटी पे लात मार रहे हैं। तो वो कंपनी को एक ख़त लिखेगा, अगर चाहे तो ख़त के हेडर पे लिखा होगा मुझे क्यों निकाला। वो एक रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, वो अपने जज्बात बयान कर सकता है, क्योंकि शायद उसे लग रहा है कि उसने डायरेक्टर की जो फलाना चोरी पकड़ी थी तो अब डायरेक्टर चक्कर में कैसे फारिग करो ताकि अगली दफ़ा ये चोरियाँ ना पकड़े। तो वो चाहे तो अपने उस लेटर में काफ़ी कुछ लिख के कंपनी को भेज सकता है। अगर उसने कंपनी को ये ख़त भेजा मीटिंग से 2 दिन पहले तक, तो ये वाजिब होगा कि ये मीटिंग में पढ़ के सुनाया जाए, और ये भी वाजिब होगा कि ऑडिटर उस मीटिंग में मौजूद हो ताकि वो जवाब दे सके जो उसने ख़त में घटिया घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं। तो कहने का मतलब है कि ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, और उस रिप्रेजेंटेशन में हो सकता है वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहे, यानी कि वो एक इक्वल चांस लेना चाह रहा है। वरना आपको पता है आवाम जैसी देखती है नया, वो कहते हैं नए की तरफ चले जाएंगे। तो जो पुराना है वो फिर लोगों को यही पूछता रहता है कि भाई मैंने क्या कसूर किया था, मुझे क्यों निकाला है, मेरी क्या गलती है, मैं तो पाकिस्तान को तरक्कियों की बुलंदी पे डालना शुरू कर दिया था, तो अचानक मैंने ऐसा क्या गलत किया था कि आपने जो है वो मेरा तख्ता उलट दिया। तो होता ये है कि पुराने को चांस मिलता है अपनी रिप्रेजेंटेशन की वजह से, नए को चांस मिलता है अपने नए होने की वजह से। मेंबर्स फिर इनमें से जिसको मौका देंगे वो सिलेक्ट होगा, और जो सिलेक्ट होगा 14 दिनों के अंदर अंदर हम उसके बारे में रजिस्ट्रार को बता देंगे कि हमने बंदा सिलेक्ट कर लिया है। तो ये एक प्रोसेस है। पुराने ज़माने में आईकेएफ कभी कभार ये प्रोसेस भी पूछ लेता था, लेकिन अभी उनका फोकस लॉजिकल सिनेरियो पे ज़्यादा होता है। ये किस्मत पे डिपेंड करता है, अगर लॉजिकल सवाल उन्होंने कहीं और से बना दिए और थोड़े से नंबर बच गए तो हो सकता है यहाँ से रट्टे वाला सवाल भी आ जाए, लेकिन यहाँ से 90% ऑफ द टाइम्स लॉजिकल सवाल आते हैं। एक स्टेप आगे चलें तो हम देखते हैं ऑडिटर के क्या राइट्स हैं। सीधी सी बात है, बड़ी लॉ ने ऑडिटर को काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात दिए हैं। वो मीटिंग्स में जा सकता है, वो अकाउंट्स देख सकता है, वो रिकॉर्ड्स देख सकता है, कोई भी बुक्स या पेपर्स देखना चाहे, किसी भी ब्रांच के रिकॉर्ड अगर इवन मुल्क से बाहर भी हो तो पाकिस्तान उसके रिकॉर्ड मंगवा सकता है, ब्रांचेस से मेन ऑफिस में अगर रिकॉर्ड्स मंगवा के देख सकता है, कंपनी के किसी डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय से तफ्तीश कर सकता है, कोई भी शख्स जिसके पास किताबें पढ़ी हैं उनसे तफ्तीश कर सकता है, सब्सिडरी से तफ्तीश कर सकता है, सब्सिडरी के ऑफिसर्स को कर सकता है। यानी कंपनी या कंपनी के किसी भी सब्सिडरी के किसी भी ऑफिसर से कोई भी मालूमात लेना चाहे तो उसका हक है, मीटिंग अटेंड करना चाहे तो उसका हक है। जिस मीटिंग में अकाउंट्स डिस्कस हो रहे हैं उस मीटिंग में बोलना ऑडिटर का हक है। अगर वो आके वहाँ बोलना चाहता है तो कोई उसे रोकेगा नहीं। तो लॉ ने ऑडिटर को डिफरेंट तरह के राइट्स दिए हैं। इसी लॉ ने ऑडिटर की कुछ ड्यूटीज़ भी बताई हैं कि वो रिपोर्ट देगा जिसमें कहेगा कि क्या ओपिनियन सही है, क्या फाइनेंशियल्स ठीक हैं, जो आईकेएफ ने जो स्टैंडर्ड्स बताए हैं उनके मुताबिक ओपिनियन देगा। एक रिपोर्ट देगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, और रिपोर्ट में सिर्फ यही नहीं बताएगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है। पाकिस्तानी रिपोर्ट में आपने बहुत सारी बातें बतानी होती हैं। आप ये बताएंगे कि क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस था, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही थी, क्या सारी जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन फलाना 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 वो सही बनी हुई हैं, क्या ट्रू एंड फेयर व्यू है, क्या इन्वेस्टमेंट मेड और जो एक्सपेंडिचर हैं वो कंपनी के पर्पस के लिए हुए हैं, और क्या ज़कात नशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा हुई है या नहीं हुई। तो दुनिया का ऑडिटर ये ओपिनियन देता है सिर्फ। पाकिस्तानी ऑडिटर ने कंपनी लॉ के मुताबिक किताबें बनी हुई हैं, ये भी ओपिनियन देना है, चीज़ें सही लग रही हैं या नहीं, ये भी ओपिनियन देना है, इन्वेस्टमेंट ठीक है या नहीं, एक्सपेंडिचर कंपनी के लिए है या नहीं, ज़कात जमा हुई है या नहीं हुई, ये सारी चीज़ों को ओपिनियन देने हैं। तो जब हम रिपोर्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ एक अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का खाना है जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें डालनी पड़ती है।
अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में किसी और रिपोर्ट का जिक्र करे तो उसकी ड्यूटी है कि वो दूसरी रिपोर्ट भी साथ अटैच करे ताकि लोग उसको देख सकें। उसके अलावा अगर SECP कोई ख़ास चीज़ ऐड करवाना चाहे तो SECP भी ऐड करवा सकता है कि रिपोर्ट में ये चीज़ डालो। अगर रिपोर्ट में आपने कोई क्वालिफिकेशन, कोई एतराज़ लगाया है तो फिर रिपोर्ट में सब बताना होगा कि वो एतराज़ क्या है, उस एतराज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ये वाली बात हमें थोड़ा चैप्टर 14 में जाकर ज़रा ज़्यादा समझ आएगी। और लिस्टेड कंपनी के लिए ऑडिटर के लिए वाजिब है कि मीटिंग में आए। हमने राइट्स में पढ़ा था ऑडिटर का हक है कि अगर मीटिंग में आना चाहे तो आ सकता है, बट लिस्टेड कंपनी में जिसमें ऑडिटर रिपोर्ट और अकाउंट्स डिस्कस होने हैं उसमें लाजमी है कि ऑडिटर या उसका कोई नुमाइंदा उसको अटेंड कर रहा हो। डन। ऑडिट रिपोर्ट पे साइन वगैरह ये थोड़ा सा आगे भी किताब में लिखा हुआ है, इसको फिलहाल इग्नोर करते हैं, ये एक और जगह से रेजोनेट हो जाएगा। ये इन 2 पोर्शंस को छोड़ो, ये आगे हम जब रिपोर्ट के कंटेंट देख रहे होंगे तो उधर भी कवर हो जाएगा। क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन वो एरिया जहाँ से टेक्निकल सवाल आ रहे हैं। ऑडिटर कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता, कौन कौन लोग इस काबिल हैं कि वो ऑडिट कर सकते हैं और कौन कौन लोग इस काबिल नहीं हैं कि वो ऑडिट ना कर सके। पेपर में जब भी कोई सिचुएशन आए तो पहले देखना है कि क्या ये शख्स क्वालिफाइड है कि ये ऑडिट कर सके। जी है क्वालिफाइड। फिर देखते हैं इसमें वो प्रॉब्लम्स तो नहीं है जो लॉ ने मना किए हैं। अगर वो प्रॉब्लम्स हैं तो फिर वो ऑडिट नहीं कर सकता। तो हु इज़ क्वालिफाइड एंड हु इज़ डिसक्वालिफाइड, थोड़ा सा उसके ऊपर डिबेट करते हैं। कौन क्वालिफाइड है? 3 तरह की कंपनियों के लिए सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्वालिफाइड है। 3 तरह की कंपनियां कौन सी हैं? जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज पब्लिक की सब्सिडरीज हैं, और जितनी भी प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल कम से कम 3 मिलियन है, इनके लिए आपको सिर्फ CA ही चाहिए। CA के अलावा कोई और ऑडिट नहीं कर सकता। अब CA कैसे कहेंगे? या तो एक इंसान ने CA क्वालिफिकेशन की हुई हो और लाइसेंस लिया वो ICAP से, या एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जिस फर्म ने बाहैसियत फर्म लाइसेंस लिया हुआ है कि हम ऑडिट करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की सारी पब्लिक कंपनियां सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से ऑडिट करवाएंगी। हर प्राइवेट जो पब्लिक के अंडर आती है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएगी, और हर वो प्राइवेट जो कम से कम 3 मिलियन वाली है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाएगी। तो पाकिस्तानी कंपनी लॉ ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के रोजी रोजगार का एक सिलसिला कर दिया। मैं एक डाटा अक्सर शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान में औसतन हर महीने 400-450 कंपनियाँ रजिस्टर होती हैं, और इन सारी कंपनियों ने जो भी इस पब्लिक होगी CA के पास जाना है। जो प्राइवेट कभी भी किसी पब्लिक के अंडर आ गई उसने भी CA के पास जाना है। और जो प्राइवेट थोड़ी सी भी बड़ी हुई, अब कंपनियों में 30 लाख कुछ भी नहीं होता। तो यूँ समझें 90% से ज़्यादा कंपनियों को अपना ऑडिट लाजमी चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना है। एक छोटी सी लिमिटेशन यहाँ नहीं लिखी हुई, 1 मिलियन से छोटा अगर कैपिटल हो तो ऑडिट वाजिब नहीं होता, लेकिन 1 मिलियन से ऊपर अगर कैपिटल है तो फिर आपको ऑडिट कराना ज़रूरी होता है प्राइवेट में। पब्लिक में तो कराना ही कराना है। तो CA से ऑडिट कराएंगे या CA फर्म से? CA फर्म किसे कहते हैं? एक ऐसी फर्म जिसने लाइसेंस लिया हुआ हो प्रैक्टिस का एंड जिसके आधे से ज़्यादा पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आधे से ज़्यादा। तो अगर एक फर्म में 4 ACC हैं और 6 CA हैं तो मैं कह सकता हूँ वो एक CA फर्म है। लेकिन साइन फिर कौन करेगा? CA साइन करेगा। अब नीचे आते हैं, 3 मिलियन से नीचे की प्राइवेट कंपनी हो जो कि ना सब्सिडरी हो ना पब्लिक कंपनी हो, उसके लिए CA भी हो सकता है और CMA भी हो सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और सेम इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है। क्या ये बात समझ आ गई? तो इन्होंने, और जब मेजॉरिटी CMA फर्म भी उसे कहेंगे जिसके मेजॉरिटी पार्टनर वो वाली क्वालिफिकेशन रखते हैं, और साइन कौन करेगा? जो इंडिविजुअली CMA होगा। तो नीचे 2 जनरल जुमले लिखे हुए हैं। फर्म जहाँ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर वो वाले क्वालिफाइड हैं वो वाली फर्म कहलाएगी, क्योंकि इन दोनों के लिए बोलना था ना, CA और CMA। लेकिन वो पार्टनर जो कि वो क्राइटेरिया मीट करते हैं जो ऊपर दिया गया, बस वही साइन करेंगे। तो CA फर्म जिसके आधे ज़्यादा पार्टनर CA हैं, CMA फर्म जिसके आधे से ज़्यादा पार्टनर्स CMA, और साइन दोनों में CA फर्म में CA साइन करेगा और CMA फर्म में CMA साइन करेगा। ये लोग हैं क्वालिफाइड। अब हो सकता है बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो लेकिन उसने कुछ ऐसा गलत काम किया हो जो लॉ ने मना किया है, तो वो क्वालिफाइड तो है लेकिन डिसक्वालिफाइड है। तो क्वालिफाइड का ताल्लुक है उसकी तालीम से, और डिस्क्वालिफिकेशन का ताल्लुक है कि ऐसा क्या उसने किया हुआ है जिस वजह से वो एलिजिबल नहीं है। तो 11 तरह के लोग ऑडिट नहीं कर सकते। थोड़ा सा रफ्तार तेज करते हैं। 11 तरह के लोग ऑडिट नहीं कर सकते। इसको हम थोड़ी सी कुछ कैटेगरीज में पढ़ेंगे। 1, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो कुछ कनेक्टेड लोग,
ये 4 कनेक्टेड लोग, वो लोग जो पिछले 3 साल में इसी कंपनी के डायरेक्टर या ऑफिसर या एम्प्लॉय रहे हों। ऑफिसर शायद आप लोगों को याद हो, कंपनी लॉ में आपने पढ़ा था, तो ऑफिसर में चंद बड़े लोग होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन, सेक्रेटरी। तो वो लोग जो कंपनी के या डायरेक्टर रहे हों या उन ऑफिसर्स में से कोई हों या एम्प्लॉय, तो जो पिछले 3 साल में इस कंपनी के साथ जिनका ताल्लुक था वो भी नहीं कर सकते। जो मौजूदा डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय हैं वो भी ऑडिट नहीं कर सकते। देन जो इस वक्त कंपनी के मौजूदा डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय हैं, उनके कोई और बिजनेस पार्टनर्स या कोई और उन लोगों के पर्सनल एम्प्लॉयज किसी भी और वेंचर में, वो भी हमारी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। तो हमारी कंपनी का डायरेक्टर भी हमारा ऑडिट नहीं कर सकता, ऑफिसर भी ऑडिट नहीं कर सकता, हमारी कंपनी के एम्प्लॉय अपनी ही कंपनी का भले चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ऑडिट नहीं कर सकता, मौजूदा भी नहीं कर सकता, पिछले 3 साल वाला भी नहीं कर सकता। अब हमारी कंपनी का एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर का अपना एक जाती बिजनेस और जाती बिजनेस में उसका एक एम्प्लॉय है, वो भी नहीं कर सकता। ये मौजूदा की बात हो रही है, मौजूदा लोगों का मौजूदा पार्टनर या एम्प्लॉय। तो अगर मौजूदा का कोई पास्ट पार्टनर या एम्प्लॉय हो वो भी ऑडिट कर सकता है, या किसी पुराने डायरेक्टर का मौजूदा पार्टनर वो भी ऑडिट कर सकता है, लेकिन मौजूदा डायरेक्टर का मौजूदा पार्टनर वो ऑडिट नहीं कर सकते। इस पॉइंट में अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे यहाँ पे रोक के बता दें। क्लियर है? जी, अब अगर एक ऑडिट फर्म में एक बंदा काम कर रहा है तो क्या वो शख्स, वो फर्म अपॉइंट हो सकती है? अगर एक फर्म का एक भी पार्टनर डिस्क्वालिफाइड है तो पूरी फर्म अपने फर्म नेम से डिस्क्वालिफाइड है। उस फर्म का कोई और पार्टनर अपने ज़ाती नेम में अपॉइंट होना चाहे तो हो जाए, लेकिन अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन हर बंदे पे अप्लाई हो रही है और हर फर्म पे अप्लाई हो रही है, और फर्म वो नहीं होती, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, फर्म का एक भी बंदा अगर डिस्क्वालिफाइड है तो फिर हम मान लेंगे कि फर्म डिस्क्वालिफाइड है। अगर कंपनी में काम कर रहा है तो फिर हमारा उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। आप उससे ऑडिट क्यों करवा रहे हैं? डायरेक्टर का एम्प्लॉय है लेकिन कंपनी में काम कर रहा है। किस डायरेक्टर का एम्प्लॉय? मौजूदा डायरेक्टर का मौजूदा एम्प्लॉय, तो वो तो हमने जिक्र ही नहीं किया उसका। तो हम जितनी भी सिचुएशंस बनाएंगे कहीं ना कहीं हम खुद ही परेशान हो जाएंगे। मौजूदा डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय का मौजूदा पार्टनर या एम्प्लॉय ऑडिट नहीं कर सकता, भले वो सीए ही क्यों ना हो, भले उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लाइसेंस ही क्यों ना लिया हुआ हो। देन स्पाउस ऑफ द डायरेक्टर, स्पाउस लॉ दोनों जेंडर्स के लिए इस्तेमाल करता है। डायरेक्टर अगर एक मेल हो तो उसकी बीवी को स्पाउस कहेंगे, डायरेक्टर अगर एक फीमेल है तो उसके शौहर को स्पाउस कहेंगे। तो शौहर या बीवी ये लोग भी ऑडिट नहीं कर सकते, यानी कि डायरेक्टर का जो शरीक हयात है, स्पाउस का तर्जुमा शरीक हयात, तो डायरेक्टर का जो शरीक हयात है वो ऑडिट नहीं कर सकता। इससे पहले कि आपके जहन में सवाल आए, मौजूदा डायरेक्टर का मौजूदा स्पाउस ऑडिट नहीं कर सकता। और ये डायरेक्टर है, सिर्फ ऊपर डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय थे, तो अगर किसी एम्प्लॉय का स्पाउस ऑडिट कर रहा है लॉ को मसला नहीं है। यानी इन तीनों में जो सबसे बड़े रैंक है वो, और जो उससे भी बड़े रैंक है, पेपर में भूल जाए तो आपने सोचना है कि एक डायरेक्टर का 2 दफा ऑडिट नहीं हो सकता। घर जाके तो उसने ऑडिट कराना ही है। अब बेचारा कंपनी में बैठा हो तो उधर भी ऑडिट शुरू हुआ हो, तो डायरेक्टर का स्पाउस या डायरेक्टर की स्पाउस ऑडिट नहीं कर सकते। ये 4 बातें समझ आई। 3 अगले सेट देखते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी लॉ में आपने पढ़ा था किसी भी किस्म की कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकती। अगर एक कंपनी है तो वो किसी और कंपनी को ऑडिट नहीं करेगी, चाहे कंपनी के सारे ही डायरेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। लेकिन कोई कंपनी ऑडिट नहीं करेगी। ऑडिटर ये एक इंसान होना चाहिए या एक फर्म। आसान अल्फाज में ऑडिटर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिटेड नहीं होती। तो कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती। पर्सन इंडेप्टेड टू कंपनी ऑडिट नहीं कर सकता। फिलहाल मैं ये वाली एक्सेप्शंस को रोक रहा हूँ, अभी हम इसका जिक्र करते हैं। जो बंदा एक कंपनी का मकरूज है वो उस कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकता। किसी ने किसी और के पैसे देने हैं और उसको किसी और को ऑडिट करना है, उसको कोई मसला नहीं है। हमारी कंपनी ने ऑडिटर को अपॉइंट करना है, उसने हमारे ही पैसे देने हैं तो वो हमारा ऑडिट नहीं कर सकता। मैं इन पॉइंट्स की तरफ बाद में आता हूँ। अच्छा, हमारा मकरूज तो हमारा ऑडिट नहीं कर सकता। किसी ने हमसे कर्ज लिया और उस कर्ज लेने वाले की गारंटी किसी और ने दे दी कि वो नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो अल्टीमेटली जो गारंटी दे रहा है वो भी लायबल हो गया, वो भी ऑडिट नहीं कर सकता। कोई भी शख्स जिसने गारंटी या सिक्योरिटी दी है इंडेप्टनेस से रिलेटेड किसी भी थर्ड पर्सन की, वो ऑडिट नहीं कर सकता। अब इसमें ऑर्डिनरी कोर्स का जिक्र, उसकी तरफ आते हैं। अब
इनडेप्टेड की कोई एक्सेप्शन है, एक यूनिवर्सल एक्सेप्शन है इस रूल और इस रूल की है कि अगर आपका नॉर्मल ही काम इस तरह के लोन लेना देना हो तो फिर आप काउंट नहीं होंगे। एमसीबी का नॉर्मल काम है, लोगों को लोन देती है, तो जिसने एमसीबी से लोन लिया हुआ है कोई एहसान नहीं किया एमसीबी ने उसके ऊपर, वो अगर एमसीबी को ऑडिट करने आएगा तो कोई मसला नहीं है। तो जिस कंपनी का ऑर्डिनरी काम ही गारंटियाँ लेना देना हो, ऑर्डिनरी काम ही लोन लेना देना हो, तो ऐसी कंपनियों में वो शख्स जो कि लोन ले रहा है या वो शख्स जो गारंटी दे रहा है वो उनका आके ऑडिट कर सकता है। ये यूनिवर्सल एक्सेप्शन है। दो स्पेसिफिक एक्सेप्शंस हैं ऊपर वाले रूल में, नीचे वाले रूल में नहीं। क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी का अगर आपने 1 मिलियन से कम देना है तो वो वाली कंपनी आपको मकरूज़ की डेफिनेशन में काउंट नहीं करेगी। आप मकरूज़ तो हैं लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ कंपनी लॉ आप मकरूज़ नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में लोग उस बैलेंस को नेगेटिव होने को लोन नहीं काउंट करते। वो समझते हैं कि हमने एडवांस में अपने पैसे इस्तेमाल कर लिए हैं, हम इसको 10-12 दिन में दोबारा से रीफिल कर लेंगे। तो क्रेडिट कार्ड में 1 मिलियन से नीचे, और यूटिलिटी कंपनी में 90 दिन के अंदर अंदर के अगर आपने ड्यूज़ देने हैं, आपने पीटीसीएल के पिछले 2 महीने के बिल नहीं दिए, आप फिर भी पीटीसीएल का ऑडिट कर सकते हैं, क्योंकि बिल ना देने को लोग मकरूज़ होना नहीं काउंट करते। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड के पैसे वाजिबुल अदा हों तो लोगों को ये कर्ज वाली फीलिंग नहीं आती, उन्हें लगता है ये तो मेरा क्रेडिट साइकिल था, मैं 10-12 दिन बाद इसको रीफिल कर लूँगा। तो कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती, मकरूज़ ऑडिट नहीं कर सकता, मकरूज़ की गारंटी देने वाला ऑडिट नहीं कर सकता, लेकिन इन दोनों में अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यही हो तो आप ऑडिट कर सकते हैं। एक्सेप्शन ये है कि क्रेडिट कार्ड वाली किसी कंपनी ने आपको क्रेडिट कार्ड की मद में पैसे दिए हुए हैं तो 1 मिलियन से ऊपर हुए तो फिर आप उसको ऑडिट नहीं कर सकते, 1 मिलियन से नीचे हुए तो कर सकते हैं। और सेम गोज विद यूटिलिटी कंपनी के 90 दिन से ज़्यादा के बिल देने हैं तो आप मकरूज़ हैं, 90 दिन या उससे कम के बिल देने हैं तो मकरूज़ नहीं है। क्लियर? आखिरी रूल्स की तरफ आते हैं। जी क्रेडिट लिमिट 14 लाख की और हमने 9 लाख की हो। जी, लिमिट नहीं, हमने लिया हुआ कितना है वो इम्पोर्टेंट है। तो लिमिट अगर 14 लाख की है कोई टेंशन नहीं है, हमने अवेल कितना किया है। अगर अवेल हमने 1 मिलियन से नीचे तो फिर हम मकरूज़ नहीं करेंगे। कुछ और, अगर किसी शख्स का डायरेक्टली एंड डायरेक्टली कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशन है, जिस कंपनी को ऑडिट करने आ रहा है उस कंपनी से डायरेक्टली एंड डायरेक्ट किसी किस्म का बिजनेस रिलेशन है उसका नॉर्मल से हट के, तो वो उसको ऑडिट कर सकता है। ये बड़ा मजाकिया सा पॉइंट है कि हम कह रहे हैं आपका एक कंपनी से बिजनेस रिलेशन है बिजनेस से हट के। अब बिजनेस रिलेशन बिजनेस से हट के क्या होता है? हर कंपनी का अपना एक बिजनेस होता है जिसका एक साइकिल होता है, उसके सप्लायर्स होते हैं, उसके कस्टमर होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर हमारे पास एडमिशन लिया हुआ हो तो आपका हमसे एक बिजनेस रिलेशन है हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। हम पढ़ा रहे हैं, आप कस्टमर्स हैं, हम सप्लायर हैं। बात समझ रहे हैं? हमारे टीचर्स हमारे सप्लायर हैं, हमारे बच्चे हमारे कस्टमर हैं। तो हमारे बच्चों में से कोई हमारा ऑडिट करना चाहे कर सकता है, उसका हमारे साथ नॉर्मल बिजनेस रिलेशन है, ऑर्डिनरी कोर्स वाला। हमारे टीचर हमारा ऑडिट करना चाहें, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रिलेशन है, क्योंकि हमारा काम ही ये है कि हम टीचर्स को पे करते हैं, टीचर्स क्लासें पढ़ाते हैं, हम बच्चों से पैसे लेते हैं, बच्चों को क्लासें पढ़ाते हैं। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिससे हमारा बिजनेस रिलेशन है वो ऑडिट कर सकता है, लेकिन जिससे हमारा नॉर्मल से हट के बिजनेस रिलेशन है, ये नहीं अगर आप में से कुछ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स मिली हुई हैं, या जो हमें एसी सप्लाई करते हैं, जो हमें पंखे प्रोजेक्टर सप्लाई करते हैं, उनके साथ हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है पढ़ाना। तो जिससे पढ़ाने से रिलेटेड हमारा कोई बिजनेस कनेक्शन है वो बाइस्ड नहीं होगा, लेकिन जो अदर देन पढ़ाने से रिलेटेड हमारा बिजनेस रिलेशन होगा वो बाइस्ड होगा। तो अगर आप एक होटल में जाके अक्सर ठहरा करते हैं और आप होटल को पैसे दे के ठहरते हैं तो आपको उस होटल से बिजनेस रिलेशन तो है, लेकिन उस होटल के ऑर्डिनरी, अगर आप उस होटल को फर्नीचर सप्लाई करते रहे हो तब आपका उस होटल के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के रिलेशन हो गया, आप ऑडिट नहीं कर सकते। तो अगर आपका किसी से बिजनेस रिलेशन नॉर्मल से हट के है तो आप उधर ऑडिट नहीं कर सकते। अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें फ्रॉड इन्वॉल्व है, अगर एक ऑडिटर को सज़ा हुई है, उसको कन्विक्ट कर दिया है, एक अदालत ने उसे कह दिया है कि तुमने फ्रॉड जैसा घिनौना जुर्म किया है, तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। 10 साल के बाद उसकी तौबा कबूल होगी, 10 साल तक वो ऑडिट नहीं कर सकता। 10 साल के बाद वो इस काबिल होगा कि वो ऑडिट कर सकता है। अगर किसी को आईकैप या ICMAP के कोड ऑफ एथिक्स ने मना कर दिया तुम ऑडिट नहीं कर सकते, तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। ये बात समझ आई? ये पॉइंट जो सबसे ज़्यादा जिस पे डिबेट होती है और आज भी ड्राफ्टिंग में भी इसी के ऊपर डिबेट होती रहेगी, अगर एक शख्स या उसके स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन, अब आपको स्पाउस समझ आता है, या अगर फर्म की बात करूं तो फर्म के केस में कोई भी पार्टनर या उनका स्पाउस या उसका माइनर चिल्ड्रन, अगर इनके पास शेयर्स हैं कंपनी में या कंपनी की
तो ऑडिट नहीं कर सकते। यानी जिस बंदे ने हमारे शेयर्स खरीदे हुए हैं ना, वो हमारा ऑडिट नहीं कर सकता। किसी ने हमारे एसोसिएट के शेयर्स भी खरीदे हुए हो, वो भी ऑडिट नहीं। अच्छा, उसने खुद नहीं खरीदे, उसकी बीवी ने खरीदे हुए हैं तो भी नहीं, उसके माइनर चाइल्ड ने खरीदे हुए हैं तो भी नहीं, 11 पार्टनर्स में से एक पार्टनर के माइनर चाइल्ड ने खरीदे हुए हैं तो भी पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो कोई भी पर्सन या उसका स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन फर्म के केस में सारे पार्टनर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी किस्म की अगर उन्होंने शेयर्स कंपनी में एसोसिएटेड कंपनी में खरीदे हैं तो वो ऑडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट बता दें और कहें कि मैं 90 दिन में इसको डिस्पोज ऑफ कर दूंगा, तो उनकी अपॉइंटमेंट वैलिड है। और अगर 90 दिन में उन्होंने वाकई डिस्पोज ऑफ कर दिए तो ये अलाउड है। ये बात समझ आई? इस पॉइंट में एक खास बात है जो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, उससे पहले मैं ज़रा एक रूल कनेक्ट कर दूं। जी, मैं अभी वो सवाल भी लेता हूँ। अगर आप एक कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकते तो उस पूरे ग्रुप में जितनी भी होल्डिंग सब्सिडरीज हैं आप आउट हो जाएंगे। आप अगर डिस्क्वालीफाइड हैं कंपनी के लिए तो आप उसकी होल्डिंग में भी ऑडिट नहीं कर सकते, उसकी सब्सिडरी में भी नहीं कर सकते, और उसकी होल्डिंग की किसी और सब्सिडरी में भी नहीं। कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो गए, उसकी होल्डिंग भी ऑडिट नहीं कर सकते, उसकी सब्सिडरी में भी ऑडिट, उसकी होल्डिंग की बाकी सब्सिडरीज में भी ऑडिट नहीं कर सकते। यानी पूरे ग्रुप में तमाम होल्डिंग सब्सिडरीज में आप डिस्क्वालीफाई हो गए। इसका मतलब है 11 के 11 रूल्स में से एक से भी डिस्क्वालीफाई हो गए कंपनी में तो उसकी सब्सिडरी होल्डिंग और होल्डिंग की बाकी सब्सिडरीज में भी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड। मैंने एसोसिएट में नहीं कहा डिस्क्वालीफाई होने का, लेकिन ये वाला पॉइंट कमाल पॉइंट है। इसमें दो खास बातें हैं जो बाकी 10 पॉइंट्स में नहीं है। नंबर 1, इससे आप एसोसिएट में भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। बाकियों से आप होल्डिंग सब्सिडरीज में हो रहे थे लेकिन सारी एसोसिएट में, लेकिन शेयर्स अगर खरीदे हुए हैं तो आप एसोसिएट में भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरा इसमें खास बात यह है कि ये वाहिद पॉइंट है जिसमें गुंजाइश मौजूद है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट बता दें और 90 दिन में डिस्पोज ऑफ कर दें। बाकी जगह एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट उन 10 में से एक भी मसला है। फर्ज करें आपका स्पाउस डायरेक्टर है, अगर आप एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट बताएं और 90 दिन में डिस्पोज ऑफ कर दें तो स्पाउस ने डिस्पोज ऑफ कर देना है। कहने का मतलब ये है कि बाकी पॉइंट्स में आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है, इस पॉइंट में 90 दिन की गुंजाइश आपके पास मौजूद है अगर आप एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट बता दें। तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा आईकैप ने यूज़ किया है। वो क्या करता है, पेपर में आपको कहता है ये वाली कंपनी से आपके ये मसले हैं, आप बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, आप लिखने लगते हैं हम ऑडिट नहीं कर सकते, अचानक से कहते हैं एक मिनट रुक जाओ, वो वाली कंपनी का तुमने ऑडिट करना है, और फिर उस वाली कंपनी और इस वाली कंपनी का एक ताल्लुक बता देते हैं। तो आपको पहले समझना होता है उन दोनों कंपनियों का आपस में क्या ताल्लुक है, फिर समझना होता है मैं इसको ऑडिट कर सकता हूँ या नहीं, और अगर मैं इसको ऑडिट नहीं कर सकता तो इन दो में एसोसिएट का ताल्लुक है, होल्डिंग सब्सिडरी का, या कौन सा ताल्लुक है, और अगर इसको ऑडिट नहीं कर सकता तो क्या उसको ऑडिट हो सकता है या नहीं। तो वो एक पूरी पहेली सी बना के पेपर में वो करते हैं, एक पजल बनाते हैं, उस पजल को आपने सॉल्व करना होता है। यहाँ एक भाई का एक सवाल था जी, एनी शेयर्स, एनी का मतलब कोई भी जी, ना नंबर ऑफ शेयर्स बताया है ना कैटेगरी ऑफ शेयर्स बताया है जी। आपने कहा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन होती है वो प्रिंसिपल लाइन की जो बोल जी जी बिल्कुल, जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है उससे रिलेटेड जो आपके नॉर्मल जो साइकिल होते हैं, जो आपका सप्लाई और जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो जीपी वाला साइकिल होता है ना, वो वाला मेरे ख्याल में मैंने पढ़ा भी जी जी वो होती है जो होता है कि अनविलिंग बायर और विलिंग सेलर में जो उसी की ट्रांजैक्शन हो रही है वो आउट ऑफ मतलब कि बिजनेस जो साइकिल जी जी बिल्कुल। अभी आउट ऑफ बिजनेस साइकिल आप अगर गौर से देखें तो मैंने ये नहीं कहा कि स्टूडेंट हमेशा ऑडिट कर सकता है। अगर एक स्टूडेंट ने बहुत अनड्यू फेवर ले लिया हमसे तो भी वो आउट ऑफ नॉर्मल साइकिल चला गया। इसका मतलब है कि जिनके साथ आपका नॉर्मल बिजनेस रिलेशन है वो तो नॉर्मल कनेक्शन है, जिससे आपका बिजनेस रिलेशन अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सच एंटिटीज़, इन एंटिटीज़ का जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें जिन लोगों को जितने डिस्काउंट दे रहे हैं, जिनको जिस तरह से कर रहे हैं वो तो ओके है। जैसे आपने एग्जांपल दी जी जी हम वहाँ जाते हैं तो वो एक ऑर्डिनरी बिजनेस हमारा जी। अगर होटल में हम जाते हैं और होटल हमें फ्री ठहरा देता है, अब बाइज्ड हो गया, अब हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हट गए। लेकिन अगर वो पैसे लेके ठहराते हैं हम उसको ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है, अब होटल को अगर हमने फर्नीचर सप्लाई किया है तो फर्नीचर लेना देना उनका मेन काम नहीं है जी। वो तो बहुत सारे काम कर रहे हैं ना, लेकिन उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, बस उस वाली सर्विसेज में अगर मैं उनके साथ हूँ और मैं कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं ले रहा तो मैं ऑडिट कर सकता हूँ। उससे हट के मैं फेवर मेन में फेवर ले लूँ
ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के किसी तरह की चीज़ में आ जाऊँ तो इसका मतलब है मेरा उनसे और तरह का ताल्लुक बन गया। जी, क्या ये बात समझ आई? अब बाहर भी कुछ बच्चे होंगे जो इस वक्त जो है ना वो तीर तलवारें लेके खड़े हुए होंगे कि ये ऑडिट वाले बच्चे जो है ना वो हमारी वजह से। तो हमने इनिशियली यही प्लान किया था कि आपका ड्राफ्टिंग यहाँ होगी और मैं यहाँ से निकल के चला जाया करूँगा, लेकिन कल जब कंपनी लॉ के बच्चे आए तो पता ये लगा कि वो खिड़की तोड़ हालात थे। हमारा ख्याल था कि ये शाम का सेशन है, बच्चे नहीं आएंगे, तो अब अनफॉर्चुनेटली आपको हिजरत करनी पड़ेगी और मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा। रूम नंबर 3 में हमने कुछ 100 के करीब कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, ये जहन में रखते हुए कि कुछ लोग शायद रास्ते में ड्रॉप आउट भी हो जाए।